हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपनी एकेडमी, हम सब की एकेडमी ललिता दहिया एकेडमी में। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख गया होगा दोस्तों, हम आर्टिकल 32 के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और हमने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक की एक लिस्ट बनाई है जो आपको डायरेक्टली आईएएस 2022 में और पीसीएस हर जगह यूज होंगे। और वो ऐसे टॉपिक है जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, जहां पे हम कई बार पढ़ते हैं लेकिन फिर भी छोटे छोटे डाउट्स होते हैं। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस मैंने बनाई है। तो इस वीडियो को हिट कराने का टारगेट आप लोगों का है। तो दोस्तों, पहले मेरे बारे में जानते हैं। मैं ललिता दहिया, मुझे यूपीएससी के साथ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 8 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। आईएएस और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है, इंटरव्यूज का अनुभव है। एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है। 6 टाइम्स मेरा नेट क्लियर है। याद रखिएगा, मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास रहा है आईएएस और पीसीएस के मेंस में। दोस्तों, आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप ललिता दहिया एकेडमी से। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, पीडीएफ, नोटिफिकेशन सब आपको, जितनी भी पीडीएफ है, इस क्लास की भी पीडीएफ आपको इसी एकेडमी ललिता दहिया एकेडमी पे मिल जाएगा। तो आप इसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। ये हमारा इंस्टा हैंडल है, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज ललिता दहिया एकेडमी, फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। दोस्तों, यहीं पे मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी। एक छोटी सी शुरुआत है जिसको बहुत आगे लेके जाना है हम सबके सहयोग से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, जितना शेयर हो सके उतना शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए। यदि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल है, लाभदायक है, तो मैं इस सीरीज को बिल्कुल कंटिन्यू रखूंगी। डेली एक एक वीडियो या कई बार 2-2 वीडियो भी आपको मिलेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर। जैसे मैं अब सारे आयोगों को कंप्लीट कराने की सोच रही हूं आप लोगों को 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो में। तो आप कमेंट में बताइएगा कि क्या हम इनको कंटिन्यू रखें। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आर्टिकल 32 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आईएएस की परीक्षा हो या पीसीएस की परीक्षा हो, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर यूपीएससी या आईएएस अगर टफर लेवल पे गई तो काफी डीप क्वेश्चन यहां से बन सकता है। हम हर एक अवधारणा को बेहतर, शानदार तरीके से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात हमको दोस्तों याद रखनी है कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है। उपचार का मतलब समझते हैं आप कोई घड़ी खरीदते हैं, जब तक उस घड़ी की गारंटी नहीं है, वो घड़ी 2 दिन में ही खराब हो गई तो ठीक किससे करवाओगे? ठीक यही बात है संवैधानिक उपचारों के साथ। हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है हमको। यानी कि यदि सरकार द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, छीना जाता है, तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी आर्टिकल 32 के तहत दी गई है। पहली बात समझ में आई, यानी मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है आर्टिकल 32 के तहत। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि मूल अधिकारों का संरक्षण, यानी कि आर्टिकल 32 स्वयं में ही मूल अधिकार है। इसमें डाउट ही नहीं रखना है दोस्तों, क्योंकि हमको पता है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आर्टिकल 32 भी इसी में इंक्लूड है। यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में क्या है? फंडामेंटल राइट है, स्वयं में मूल अधिकार है। ठीक है। अगली बात हमको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये पीसीएस में बहुत बार पूछा जाता है कि अंबेडकर जी के अनुसार वो कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान की आत्मा और हृदय है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, क्योंकि आर्टिकल 32 के ऊपर दायित्व है पूरे फंडामेंटल राइट की संरक्षण का। 3 बातें समझ में आई, रिवाइज भी कराऊंगी, एक बार ध्यान से सुनते जाइए। अगली बात हमको ध्यान रखनी है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो आर्टिकल 32 है वो मूल विशेषता है, मूल ढांचा। समझ में आया? केशवानंद भारतीवाद। यानी कि मूल ढांचे का मतलब क्या है कि संसद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल, लेकिन मूल ढांचे में कदापि संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि दोस्तों, यदि संसद चाहे तो 368 संविधान संशोधन विधि के तहत भी आर्टिकल 32 में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि आर्टिकल 32 मूल ढांचे का भाग है। ठीक, याद रखना, कभी भी पूछ सकता है। और
यानी कि इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। मोटे तौर पे हमने 4 चीजें पढ़ी। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 स्वयं में फंडामेंटल राइट है यानी मूल अधिकार है। अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हार्ट कहा है यानी हृदय कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 को संविधान की मूल विशेषताओं के तौर पे देखा है। ठीक है, और इसको बदला नहीं जा सकता। मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। गाइज मैं एक बार देख लूं कि रिकॉर्डिंग हो रही है क्या। बस 1 मिनट का टाइम दे दो, हो सकता है कि मैं बोलती रहूं और कहाँ गई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। सॉरी गाइज, बीच में 1 सेकंड वेस्ट करने के लिए। अब आते हैं संवैधानिक उपचारों से संबंधित 4 प्रोविजन होते हैं दोस्तों। क्या क्या प्रोविजन है, यहां से यदि डीप क्वेश्चन पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। पहली बात, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियां उच्चतम न्यायालय में संवेदन करने के लिए करने का अधिकार प्रत्याभूत है। यानी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पे। जरूरी नहीं है कि आप अपील के माध्यम से ही। यूजुअली आप जब न्यायालय में जाते हो तो पहले जिला कोर्ट, फिर उसके बाद अपील हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यदि आप लोगों के या हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी बात, उच्चतम न्यायालय के किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा उसके द्वारा जारी रिट में शामिल 5 रिट्स हैं दोस्तों। इन रिट पे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में। इन रिट को डिटेल से देखेंगे। इन रिट्स में शामिल है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षण। ठीक है, तो याद रखिएगा हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 5 प्रकार की रिट्स हैं। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, पीटी लिख लीजिएगा यहां पे और याद रखिएगा, पीटी तो आने ही वाला है तो याद रखिएगा। अभी आपको पता है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, आप सबको पता है। लेकिन संसद को, ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट को यह शक्ति है कि वो किसी अन्य न्यायालय को भी सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। यानी कि यदि संसद विधि द्वारा यह प्रावधान करती है कि जिला न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति होगी तो संसद अधिकृत है यानी संसद कर सकती है, पहली बात। लेकिन संसद ने अभी तक, वर्तमान समय तक अन्य न्यायालयों को इस प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है। यानी कि वर्तमान में केवल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं, बाकी न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि संसद चाहे तो दे सकती है। ठीक है, यद्यपि उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। कोई बात नहीं, इसको छोड़िए। 226 हम देख चुके हैं, हाई कोर्ट। यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। अगली बात, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि भाई जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसे आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि हमने कई बार राउंड पढ़ा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय केवल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा, बाकी सभी अधिकार निलंबित हो जाएंगे। वही बात बोल रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल में 359 के तहत, 358 और 359 आप सबको पता है, मैं पढ़ाती रहती हूं, तो 359 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी आर्टिकल 32 को भी निलंबित कर सकते हैं। अंडरस्टूड सी बात है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक सब निलंबित हो सकते हैं, लेकिन 20-21 निलंबित नहीं होंगे, 32 निलंबित हो सकता है। ठीक है, यहां से ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि आपको एग्जाम में काफी कंफ्यूज करते हैं, तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। यहां पे हम बताएंगे कि अधिकारों के हनन पर कोई व्यक्ति, ये मैं बता चुकी हूं कि बिना अपीली प्रक्रिया के यानी अपील के बिना हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इस तरीके का यदि आपको स्टेटमेंट मिलता है तो वो बिल्कुल सही होगा। आगे दोस्तों याद रखिएगा कि केवल सभी प्रकार की रिटें जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, केवल आदेश ही नहीं देगा। आर्टिकल 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी देना है, उपचारों की व्यवस्था देना है, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रह सके, इसकी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आर्टिकल 32 के तहत। अब ये जो पॉइंट है ये मैं कई राउंड आप लोगों को रिवाइज करा चुकी हूं और मैं बार बार रिवाइज इसलिए कराती हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको पता है आर्टिकल 32 के तहत केवल, याद रखिएगा, केवल फंडामेंटल राइट के संदर्भ में ही रिट जारी की जा सकती है।
यदि आपके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, सांविधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, या क्या बोलते हैं इनको, प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट केवल तभी जा सकते हो जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पे तो जा ही सकते हैं, लेकिन 226 के तहत संवैधानिक, सांविधिक या अन्य किसी भी प्रकार के अधिकार का उल्लंघन हो तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसे मैं सरल भाषा में कहूं तो रिट जारी करने के संदर्भ में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि हाई कोर्ट में मौलिक अधिकारों के साथ संवैधानिक, सांविधिक, प्राकृतिक सभी प्रकार के अधिकारों के संबंध में रिट जारी की जा सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में केवल फंडामेंटल राइट के संदर्भ में ही रिट जारी की जा सकती है। होप यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब आते हैं, एक पॉइंट ये बनता है दोस्तों, ये सीधा क्वेश्चन सीएपीएफ में बना है, सीडीएस में भी, कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र अनन्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, अंडरस्टूड सी बात है। अनन्य का मतलब होता है एक्सक्लूसिव पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट की फंडामेंटल राइट के संरक्षण की। इसे आप पहले ही समझ चुके हो, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट है। यानी कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिव यानी कि अनन्य शक्तियां नहीं रखता है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। समझ में आया? अगली बात इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि 226 के तहत उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी रिट जारी कर सकते हैं, यानी कि अनन्य शक्ति सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। अब अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है, ये मैं बता चुकी हूं। 12 से 35 मूल अधिकार हैं, तो 32 भी फंडामेंटल राइट ही है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में ना बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, लॉजिक लगाना है, ठीक है। अब हम आते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। हमको आर्टिकल भी पता लग गए, भाई ये रिट जारी कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। 5 प्रकार की रिटें होती हैं, ठीक है। अब केवल उच्चतम और उच्च न्यायालय ही वर्तमान संदर्भ में, यदि इस तरीके का स्टेटमेंट आता है कि वर्तमान में केवल उच्चतम और उच्च न्यायालय ही रिटें जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं, तो याद रखिएगा ये कथन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि केवल उच्चतम और उच्च न्यायालय को ही रिट जारी करने की शक्ति वर्तमान में है। लेकिन वो पॉइंट भूलना नहीं है कि यदि संसद चाहे तो अन्य न्यायालयों को भी ये अधिकार दे सकती है, लेकिन अभी तक संसद ने दिया नहीं है, इसलिए केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट जारी कर सकते हैं। यहाँ पे वही बात आ गई दोस्तों, 3 प्रकार से भिन्न है जो रिट संबंधी न्याय क्षेत्र है। जैसे उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी करेगा, जबकि हाई कोर्ट इस फंडामेंटल राइट के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आगे किसी अन्य उद्देश्य शब्द का अभिप्राय मतलब कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार किसी भी स्वरूप में आप ले सकते हो। तो वहां पे भी मैंने बताया था, इस तरह उच्चतम न्यायालय रिट संबंधी अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है ना। इस तरीके का कथन आए तो कृपया करके गलत नहीं करना है कि रिट अधिकार के संबंध में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, क्योंकि इसके पास ज्यादा क्षेत्राधिकार है मौलिक के साथ संवैधानिक, सांविधिक, प्राकृतिक, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास केवल मौलिक अधिकार की शक्ति है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति, ये बात पॉइंट याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों वो किसी व्यक्ति सरकार के विरुद्ध भी रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य या दूसरे मामले राज्य का मामला हो तो उसके संदर्भ में ही रिट जारी कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भारत की सरकार और एक व्यक्ति सबके प्रति रिट जारी करने का अधिकार है, जबकि हाई कोर्ट को भारत की सरकार के खिलाफ रिट जारी करने का अधिकार नहीं है। इस तरीके से अपने आप में मूल अधिकार है, ये बहुत अच्छे से हो चुका है। ठीक, यहां तक मेरी आशा है कि आप लोगों को एक बैकग्राउंड समझ में आया होगा आर्टिकल 32 क्या है। मैं एक बार फाइनल रिवीजन कराऊंगी, घबराना नहीं है। वैसे मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों को समझ आया होगा।
अब चलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पे, एक एक करके इन रिट्स को समझते हैं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मतलब होता है शरीर के साथ प्रस्तुत किया जाए, यानी कि जिसको बंदी बनाया गया है उसको सशरीर प्रस्तुत किया जाए। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से, अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है और न्यायालय को यह आभास होता है तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखो बंदी का प्रत्यक्ष करो मतलब बंदी को हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से लेके आओ, समझ गए। यानी यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो ऐसी सिचुएशन में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है। तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए मामला अवैध मिलता है न्यायालय को लगता है कि नहीं गलत तरीके से फंसाया गया है किसी व्यक्ति को, तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। समझ में आया? यानी अवैध तरीके से यदि बंदी बनाया गया है तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से उसे सशरीर प्रस्तुत करने का अधिकार देता है। न्यायालय जांच में यदि ये पाता है कि भाई अवैध तरीके से इस व्यक्ति को बंदी बनाया है तो न्यायालय उस व्यक्ति को रिहा करने का, स्वतंत्र करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके कुछ अपवाद हैं दोस्तों। यहां से क्वेश्चन बना है, एक बार शायद आईएएस में बना है कि आईएएस सीडीएस में बना है, लेकिन बना है क्वेश्चन। मैं अभी करवाऊंगी आप लोगों को वो क्वेश्चन। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। यहां से क्वेश्चन याद रखना, यानी व्यक्तिगत प्राधिकरण को भी और सार्वजनिक प्राधिकरण को भी ये रिट जारी की जा सकती है। इसके कुछ अपवाद हैं। पहली अंडरस्टूड सी है, हिरासत कानून सम्मत हो। एक व्यक्ति किसी का मर्डर करके जो है जेल में बंद है, अब वो आदमी चिल्लाए जेल के अंदर से कि हमें छुड़वा लो, हमें छुड़वा लो। भाई कैसे छुड़वा लेंगे? आपने अपराध किया है, यानी कि आपकी जो हिरासत है वो कानून सम्मत है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यानी यदि हिरासत कानून सम्मत है तो जारी नहीं होगी। यदि विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना किसी व्यक्ति ने की है, विधानमंडल की अवमानना की है, संसद की अवमानना की है या न्यायालय की अवमानना की है, तो भी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं होगी, क्योंकि उस व्यक्ति ने गुनाह तो किया ही है। अगला, न्यायालय द्वारा हिरासत। न्यायालय ने खुद उस व्यक्ति को सजा दे दी कि भाई आपके इस कसूर में आपको 5 वर्ष की सजा दी जाती है, और वो व्यक्ति कहे कि ना हम बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के माध्यम से मैं छुड़वा लो, तो कैसे छुड़वा लेंगे? आपको तो खुद न्यायालय ने हिरासत दे दी। समझ गए? या अगला, हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो, मार्शल लॉ है या फिर एएफएसपीए वगैरह जैसे सिचुएशंस में यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है तो उस सिचुएशन में भी ये रिट जारी नहीं की जाएगी। तो 4 कंडीशन, यानी यदि कानून सम्मत कोई गिरफ्तार हुआ है, यदि न्यायालय या विधानमंडल की अवमानना के तहत गिरफ्तार हुआ है, यदि न्यायालय ने खुद हिरासत दी है, और यदि न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर का मामला है, तो इन सब कंडीशंस में बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू नहीं होता है। मोटे तौर पे 3 बातें हैं। यदि अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होगी, और यदि वास्तव में अवैध है तो फिर न्यायालय स्वतंत्र करने का आदेश दे सकता है। 4 इसके अपवाद है जहां पे ये रिट जारी नहीं होगी। दोस्तों यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। आते हैं परमादेश रिट। परमादेश रिट का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, नाम से ही है परम आदेश, हम आदेश देते हैं। तो भाई क्या आदेश देते हैं? याद रखिएगा, यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जाए। यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है और उसकी शिकायत हो जाती है तो इस परमादेश रिट के माध्यम से कोर्ट कह सकती है कि हम आदेश देते हैं कि आप अपने संवैधानिक कार्यों का निर्वहन कीजिए। यही है परमादेश रिट, यानी इसमें न्यायालय सार्वजनिक अधिकारियों को आदेश देता है। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई के खिलाफ जारी किया जा सकता है, निगम के खिलाफ, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। यानी कि उन्हें उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ये रिट जारी की जा सकती है। न्यायालय परमादेश के माध्यम से आदेश दे सकता है कि आपको इन कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। यही है परमादेश। समझ में आया?
अगली रिट पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे परमादेश रिट के कुछ अपवाद हैं, पहले वो देख लेते हैं। परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती, निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। अब एक निजी व्यक्ति है, अपनी जो है कुल्फी की रेडी लगा के खड़ा है, अब वो 4 दिन कुल्फी नहीं बेच रहा, अब उस मान लो उस मोहल्ले के बच्चे रोने लग जाए कि कुल्फी चाहिए कुल्फी चाहिए, तो न्यायालय परमादेश रिट जारी नहीं करेगा कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, यानी कुल्फी बेचो, बच्चे रो रहे हैं आपके कारण। ध्यान रखना, समझ में आया? यानी निजी व्यक्तियों के खिलाफ परमादेश रिट जारी नहीं की जाएगी, सार्वजनिक व्यक्ति हैं, न्यायालय है या फिर सरकार है, उसके खिलाफ ही ये जारी की जाएगी। अगला, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है, यानी संविधान के तहत जिनका गठन नहीं हुआ है, उनके खिलाफ भी ये रिट जारी नहीं की जाएगी जब कर्तव्य विवेकानुसार हो। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप अपने जिले के डीएम बन के जाते हैं या एसपी बन के जाते हैं, आपके पास एक कार्य आता है, आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आप इस कार्य को अभी करेंगे या 2 महीने के विलंब से करेंगे, ये आपका विवेक अधिकार है। तो यदि आपके विवेक अधिकार का मामला है तो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट परमादेश रिट जारी नहीं कर सकता, क्योंकि जरूरी नहीं है ना आप उसी समय काम कर सकें, आप उसी समय काम करें, है ना। तो आपकी पॉलिसी है कि हमको ये काम थोड़े दिन बाद करना है, ये आपका विवेक है। तो जहां पे विवेक अनुसार कर्तव्यों की बात हो, वहां पे भी ये रिट जारी नहीं होगी। अगला पॉइंट याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों के विरुद्ध भी परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती। सीधा स्टेटमेंट दे देगा परमादेश रिट राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो कार्यरत मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके खिलाफ भी ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। समझ में आया? परमादेश रिट क्या है? हम आदेश देते हैं भाई चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सार्वजनिक इकाइयां हैं, निगम है, अधीनस्थ न्यायालय है या सरकार है, लेकिन निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं होगी। गैर संवैधानिक जो विभाग है उनके खिलाफ जारी नहीं होगी। राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं होगी। जो कर्तव्य विवेकानुसार हैं उनके लिए भी ये रिट जारी नहीं होगी। और उच्च न्यायालय के जो कार्यरत मुख्य न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ भी ये रिट जारी नहीं होगी। परमादेश रिट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश यही थे। अब आते हैं दोस्तों प्रतिषेध रिट। इन दोनों रिटों को एक साथ समझेंगे, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण को। पहली बात, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, रुक जाओ। यानी जब हायर अथॉरिटी को यह लगता है, उच्चतर न्यायालय को यह लगता है कि भाई जो निम्न न्यायालय है वो कोई ऐसा आदेश देने वाला है जो उस निम्न न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, और ये बात पता लग जाती है हायर कोर्ट को, तो वो कहेगा कि रुक जाओ, रुक जाइए, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है, आप इसमें निर्णय नहीं दे सकते। समझ में आया? यानी कि निर्णय देने से पहले ही रोक देना, किस रिट के तहत? प्रतिषेध रिट के तहत, ठीक है। तो प्रतिषेध यानी सॉरी गाइस, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, प्रतिषेध, ठीक है। प्रतिषेध यानी प से पहले ही रोक दिया, तो समझ में आया। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। यदि उच्चतर न्यायालय को लगता है कि भाई ये मामला इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, तो फिर इसे जारी किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है इतना उलझने की। यहाँ पे आइए, प्रतिषेध सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायी निकाय निजी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। पीटी लिख लीजिएगा, ध्यान से रिवाइज कीजिएगा। यानी जो प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण रिट है, ये केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी की जा सकती है। इनफैक्ट न्यायिक के खिलाफ ही जारी की जा सकती है। कोई अन्य विधायी निकाय है, प्रशासनिक प्राधिकरण है, उनके खिलाफ ये रिट जारी नहीं की जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से बताऊंगी तुलना करके। अब आते हैं उत्प्रेक्षण रिट। अब हुआ क्या जी? इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना, कि निचले वाली कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, अब क्या करें, अब क्या करें। तो इसके माध्यम से डिसीजन को रद्द कर दिया जाता है कि भाई आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला था, इसलिए इसे रद्द किया जाए। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को लंबित मामलों के स्थानांतरण
सीधे या पत्र जारी किया जाता है, न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जाता है कि भाई ये फलाना जो डिसीजन आपने दिया है ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं था, कैसे दे दिया, समझ में आया, यानी इसे रद्द किया जाए। इस तरह प्रतिषेध से हटके जो केवल निवारक है, उत्प्रेक्षण निवारक और सहायक दोनों है। समझ में आया, यानी प्रतिषेध निवारक था, रोक रहे थे, जबकि उत्प्रेक्षण निवारक भी है, रोक तो रहे ही है, साथ में सहायक भी है, रद्द भी कर दे रहे हैं निर्णय। ठीक, यहां पे दो चीजें याद रखना, उत्प्रेक्षण रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी की जा सकती है। सेम बातें हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण दोनों न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी की जा सकती है, प्रशासनिक इकाई, निजी व्यक्ति, इनके खिलाफ जारी नहीं की जाएंगी। ठीक है, छोड़िए इसको। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेक्षण भी विधिक निकायों और निजी निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिफरेंस फिर से बता दूं दोस्तों, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण दोनों न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी की जाएंगी। प्रतिषेध का मतलब पहले ही रोक दिया गया है, यानी डिसीजन देने से पहले ही रोक दिया गया है। उत्प्रेक्षण का मतलब है डिसीजन दे दिया है, अब इसे रद्द कीजिए। समझ में आया, और अक्सर सीडीएस है, सीएपीएफ है, आईएएस है, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। प्रतिषेध पहले ही रोक दिया, उत्प्रेक्षण रद्द कर दिया। अब आते हैं अपनी अंतिम रिट में, राहत की सांस ले लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, कोई बात नहीं, हम समझ के पढ़ेंगे इसको। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है कि भाई आप जिस पोस्ट पे बैठे हो, किस अधिकार से बैठे हो, महोदय जी ये बताइए। यदि कोई व्यक्ति गैर संवैधानिक ढंग से किसी सरकारी पद को प्राप्त करता है, या इसे मैं सरल भाषा में कहूं अवैध तरीके से किसी सरकारी पद को प्राप्त करता है, तो अधिकार परीक्षा रिट जारी की जा सकती है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी की जा सकती है कि भाई आप किस अधिकार से बैठे हो, यहाँ पे ये बताइए, कौन सी परीक्षा पास करके आए आप। ठीक है, यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण को रोकता है, यानी अवैध तरीके से, गलत तरीके से जो नियुक्तियां होती हैं उनको रोकता है अधिकार परीक्षा रिट। अन्य रिटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। समझ गए, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर पता लगता है कि भाई मान लो जैसे ऐसे कई सारे केस नहीं आते कि सर्टिफिकेट है जनरल लेकिन सर्टिफिकेट बनवा लिया है एससी का, तो फिर अधिकार परीक्षा के तहत पूछा जा सकता है कि भाई आप कैसे, मतलब कैसे आए आप, एक व्यक्ति क्या अधिकार खा गए। समझ में आया। अब आपको दो तीन चीजें इसमें अधिकार परीक्षा में याद रखनी है दोस्तों, कि केवल सरकारी जो पद है उसके लिए ही अधिकार परीक्षा जारी की जाएगी, जो निजी पद है उनके लिए अधिकार परीक्षा की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यही है अधिकार परीक्षा। तो मोटे तौर पे हमारी रिट्स खत्म होती है। 5 मिनट में क्विक रिवीजन कराती हूं जिससे हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 स्वयं में मूल अधिकार है, रटने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड सी बात है। अंबेडकर जी ने इसे क्या कहा है, संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, और संविधान संशोधन के तहत भी इसे नहीं बदला जा सकता क्योंकि इसे मूल ढांचा घोषित किया गया है, यानी आर्टिकल 32 स्वयं में मूल ढांचा है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब आगे हमने पढ़ा कि संसद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, लेकिन अभी तक दी नहीं गई है, यानी कि वर्तमान समय में केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट जारी कर सकते हैं, जो निचली अदालतें हैं वो नहीं कर सकती क्योंकि अभी तक शक्ति दी नहीं गई है, लेकिन संसद चाहे तो दे सकती है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि यदि ये आपातकाल लगता है तो भाई केवल 20-21 निलंबित नहीं होंगे, बाकी सभी अधिकार होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आर्टिकल 32 भी होगा। ठीक है, तो याद नहीं करना है, स्वाभाविक सी बात है। तो आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 32 भी निलंबित हो जाता है। आप आर्टिकल 32 के तहत यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो बिना अपीली प्रक्रिया के ही डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। दूसरी बात आपको याद रखनी है, आर्टिकल 32 के तहत केवल फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के संदर्भ में रिट जारी की जा सकती है, और आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट के साथ संवैधानिक, सांविधिक, प्राकृतिक जितने भी 80-70% के प्रकार के अधिकार हैं सबके खिलाफ जा सकते हो। मोटे तौर पे
रिट के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है हाई कोर्ट की तुलना में कम है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझा चुकी हूं। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का जो न्यायिक क्षेत्र है अनन्य नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मूल अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट, यानी केवल सुप्रीम कोर्ट ही संरक्षण नहीं करता फंडामेंटल राइट का, क्या करते हैं, हाई कोर्ट भी करते हैं। 32 स्वयं में मूल अधिकार है, ये बहुत अच्छे से बता चुकी हूं मैं, यहाँ पे ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यदि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट को पता, जांच में पाता है कि अवैध है, तो उसे स्वतंत्र कराने का आदेश दे सकता है। ठीक है, लेकिन ये 4 मामलों में यदि हिरासत कानून सम्मत है, यदि न्यायालय या संसद की अवमानना हुई है, न्यायालय ने खुद हिरासत दी है, या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है, वहां पे ये रिट जारी नहीं होगी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बना है। दूसरी बात, परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं कि भाई साहब जिस कर्तव्य पे हो, जिस पद पे हो, उसके कर्तव्यों का पालन कीजिए कृपया करके। ठीक है, आदेश देते हैं हम आपको, समझ में आया। यानी सार्वजनिक इकाई, निगम, सरकार, अधीनस्थ न्यायालय यदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं तो परमादेश के रिट के माध्यम से उनको आदेश देने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन निजी व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता, गैर संवैधानिक विभाग को नहीं कहा जा सकता, यदि कोई कर्तव्य विवेकानुसार है उसके लिए नहीं कहा जा सकता, राष्ट्रपति और राज्यपालों के विरुद्ध को नहीं कहा जा सकता, आदेश नहीं दिया जा सकता, और मुख्य न्यायाधीश को भी आदेश नहीं दिया जा सकता हाईकोर्ट। प्रतिषेध मतलब रोकना, पहले ही रोक देंगे, और उत्प्रेक्षण मतलब निर्णय दे दिया है रद्द करना, 2 चीजें। और अगली बात, ये केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के संदर्भ में ही जारी की जा सकती हैं। और अगली बात है अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से आप इस पद पे हो, यदि गलत तरीके से संवैधानिक पदों को प्राप्त करते हैं तो उनके खिलाफ अधिकार परीक्षा रिट जारी की जा सकती है। तो इस तरीके से हमारा जो रिट का टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। कृपया करके रिवाइज कर लीजिएगा। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही हैं चीजें, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ललिता दहिया अकेडमी। यहाँ पे मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन और पीडीएफ आप लोगों को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।